हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो एसपीडी है उसका करंट अफेयर हम देख रहे हैं और उसका करंट अफेयर हम जो एमसीक्यू है उसके माध्यम से देखते हैं। साथ में उस एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन भी करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो बीपीएससी की एग्ज़ाम के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उस पर भी हम डिबेट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारा 701 से लेकर 750 तक जो है एमसीक्यू हम पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे समक्ष क्या है। 701 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे समक्ष प्रथम प्रश्न देखेंगे। तो ये प्रश्न है कि भारत के 51वें 51 मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो संजीव खन्ना जी थे। भारत के 91वें जो मुख्य न्यायाधीश थे सीजीआई, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वो कौन थे। तो संजीव खन्ना जी थे। अब बीपीएससी में इस तरीके का सवाल खूब आता है। अगर आप बीपीएससी का पेपर देखेंगे, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम भी है लेकिन बीपीएससी मुख्यतः मेरा टारगेट है बीपीएससी और बिहार के एग्ज़ाम। तो उसमें देखेंगे कि इस तरीके का सवाल आता है। आप देखेंगे कि अभी क्या हुआ कि 14 मई 2025 को क्या हुआ कि 52वें 52 जो है 52 जो है मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं भारत के सीजे। उनका नाम है BR गवई। तो इसको याद रखेंगे। वो तो 51वें थे लेकिन अभी 52वां बना है, तो इसको भी याद रखेंगे। 52वां कौन है? BR गवई उनका नाम है, तो इसको याद रखेंगे। 52वें बने तो बीपीएससी अपडेट पूछता है, वो पूछेगा। जब 52वां के बारे में पूछा तो BR गवई कितने हैं, तो ये 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52वें बने हैं और ये दलित समुदाय से हैं। ये दलित समुदाय से हैं, इसको भी याद रखेंगे। एसी कास्ट से बिलोंग करते हैं ये। और जो दलित समुदाय से पहले जो बने हैं सीजीआई, ये दूसरे सीजीआई है जो दलित समुदाय से हैं। और पहला सीजीआई जो दलित समुदाय से बना था उनका नाम केजी बालकृष्णन था। केजी बालकृष्णन, तो भी याद रखेंगे। उनका नाम क्या था? केजी बालकृष्णन। ये क्या थे? ये भी दलित से और ये पहले दलित से जो भारत के सीजीआई बने थे। चलिए अब देखिए कि एक सवाल आपसे वो आएगा कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है पॉलिटी के सिलेबस में है, तो आपका डीप अध्ययन होना चाहिए। मेरा यहाँ उद्देश्य तो बहुत आपको डीप पढ़ाना नहीं है कि बेसिक बता देते हैं आपको, ताकि अगर जो भी एग्ज़ाम आप दें तो उसमें आप प्रश्न आएगा तो आप उसको कर सकेंगे। पहले याद रखेंगे कि आर्टिकल जो 124(1) है, जो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश होता है। इस बात का वर्णन है। तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश का जो नियुक्ति का वर्णन है किस में है, तो आर्टिकल 124(1) में 124(1) में है, तो इसको याद रखेंगे। अब एक बात याद रखेंगे, किसके द्वारा नियुक्त होता है न्यायाधीश? राष्ट्रपति के द्वारा। इसको भी याद रखेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आप एक बात जानते होंगे कि जो न्यायाधीश है, चाहे वो हाई कोर्ट का हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए एक अलग से प्रणाली है, कॉलेजियम प्रणाली है। उसी कॉलेजियम के माध्यम से जो है नाम को भेजा जाता है रिकमेंड करके। नाम यह क्या करता है? अनुशंसा करता है नामों का, और ये नाम पे अंतिम निर्णय कौन लेते हैं? राष्ट्रपति लेते थे। इसको भी याद रखेंगे। तो कॉलेजियम क्या करता है कि अनुशंसा करता है नाम का, और उस पर अंतिम निर्णय जो होता है, अंतिम फाइनल डिसीजन कौन लेते हैं? राष्ट्रपति लेते हैं। और इस फिर जाके वो न्यायपालिका की जो है जो जज है उनकी नियुक्ति स्थानांतरण संपन्न होता है। तो इसको याद रखेंगे। तो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। कॉलेजियम की संरचना देखेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है ना, उसमें क्या होता है कि सीजीआई होते हैं, प्लस क्या होता है कि 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शामिल होते थे। कमेटी होता है इसमें। सीजीआई तो होता है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, साथ में 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और इनके द्वारा जो है नाम को रिकमेंड करके भेजा जाता है। जबकि हाईकोर्ट के लिए देखेंगे कि वहाँ हाईकोर्ट के लिए क्या होता है कि वहाँ उस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, साथ में 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। यहाँ 3 सदस्यीय समिति होता है, यहाँ 5 सदस्यीय समिति होता है। इसको भी याद रखेंगे। ये जो 3 सदस्यीय समिति होता है हाईकोर्ट की नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों की, जिसमें 3 सदस्य होते हैं संबंधित हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, साथ में वहाँ के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये अपना रिकमेंडेशन किसको भेजता है? सुप्रीम कोर्ट वाले कॉलेजियम को भेजता है। फिर ये कॉलेजियम राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो इसको याद रखेंगे। और इसके बारे में डिटेल जानना होगा तो फिर वो आगे की कक्षा में या फिर स्पेशली जो हम इस पर बनाएंगे तो अभी मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि तेज गति से आपका रिवीजन कराना करंट अफेयर का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रूस में आयोजित 24वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया? तो ये भारत का पहल है। तो इसको भी याद रखेंगे।
अब भारत का ये पहले, क्योंकि भारत जो है, जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है या फिर क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत का जो है 1973 में जो आया था प्रोजेक्ट टाइगर, उसकी सफलता ने भारत को एक तरीक़ा से विशेषज्ञता प्रदान किया है कि बड़े जानवर को संरक्षित करने में, जैसे कि आप हाथी का संरक्षण देख लीजिए, बाघ का संरक्षण देख लीजिए, तो भारत इसमें विशेषज्ञता हासिल किया है। क्योंकि भारत देखेंगे बाघों की संख्या लगातार बढ़ रहा है, पूरे दुनिया के अंदर जितना भी बाघ है उसका 75% बाघ जो है भारत में है टाइगर। और देखेंगे जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था तो बाघों की संख्या 1000 से भी कम हो गई थी। तो उस समय से अभी देखेंगे कि बाघ की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब 3000 प्लस ही हो गया है, 3800 के करीब है। तो भारत ना इसका संरक्षण में विशेषज्ञता हासिल किया है, तो इसलिए भारत एक अलायंस लाया है, इसको याद रखेंगे। उस अलायंस का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस। और ये भारत द्वारा ये पहल जो है भारत शुरुआत किया है। और इसको भी याद रखेंगे, इसके माध्यम से क्या करेगा कि जो 7 बड़ी प्रजाति हैं बिल्ली की 7 बड़ी प्रजाति का संरक्षण करेगा भारत। और $100 बिलियन अभी बेसिकली भारत इसमें खर्चा किया है, $100 मिलियन। तो ये 7 बड़ी बिल्ली की जो प्रजाति, इसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, जगुआर है, तो ऐसे करके 7 जो कैट्स का जो स्पेसीज जो है, कैट्स स्पेसीज का जो है उसका संरक्षण किया जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में कोयला से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूके बना है, यूनाइटेड किंगडम जो है पहला देश बना है जो कोयला से विद्युत उत्पादन को बंद कर दिया। आप देखें कि कोयला होने के कारण क्या होता है, ग्रीन गैस का उत्पादन होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो दुनिया के अंदर ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी जीवाश्म ईंधन है उसका कम से कम उपयोग किया जाए। इसमें यूके का ये पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो 176 है। जो वैश्विक प्रकृति जो है संरक्षण सूचकांक में भारत का रैंकिंग 176 है, इसको याद रखेंगे। इस रैंकिंग में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, फिनलैंड, इसको याद रखेंगे, फिनलैंड को में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ में देखेंगे कि इसको कौन जारी करता है, तो एक देखेंगे कि वेन गुरियन जो है, वेन गुरियन यूनिवर्सिटी है, वेन गुरियन यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और एक biodb.com है, उसके वो भी इसका सहयोग करता है, तो biodb, तो इसको याद रखेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यही याद रखेंगे आप इसके बारे में कि भारत की रैंकिंग कितना है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176 है, और उसको जारी फिनलैंड को प्रथम स्थान है इसको प्राप्त है, इसको याद रखेंगे, पहला स्थान पे फिनलैंड है। इसको जारी कौन करता है? तो वेन गुरियन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी होता है, बस इतना याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो हॉकी खेलती थी रानी रामपाल जी, तो इसको याद रखेंगे। रानी रामपाल के बारे में सीधा प्रश्न आ सकता है कि रानी रामपाल किस खेल से जुड़ा हुआ था? तो हॉकी से, और ये भारत की महिला खिलाड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत की है। तो अभी क्या किया है कि भारत सरकार द्वारा अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का शुरुआत किया गया, और किसके जगह पर किया गया? तो देखेंगे कि ध्यानचंद जो पहले था, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था, उसके जगह पे, तो इसको याद रखेंगे, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। बस देखेंगे कि ये पूरे जीवन काल में किसी खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल जो पहली पुरस्कार दी गई है, और जो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो पहला पुरस्कार दिया गया, मुरलीकांत पेटवर इनका नाम है, इनको याद रखेंगे। इनको पहली बार इस बार मिला 24 में, मुरलीकांत पेटवर। तो मुरलीकांत पेटवर जी को यह पुरस्कार दिया गया है, और इस नया पुरस्कार बनाया गया है किस पर? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के जगह पर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बनाया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल में विश्व न्याय परियोजना द्वारा कानून शासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। तो कानून शासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? डेनमार्क है। इसको रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बोलते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे, आपसे आ सकता है इंग्लिश में लिख के। और हिंदी में कानून शासन सूचकांक, अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। और इसको कौन जारी करता है? तो विश्व जस्टिस प्रोजेक्ट है, विश्व न्याय परियोजना, उसके द्वारा जारी होता है। आप IAS के परीक्षा देखेंगे, IAS के PT देखेंगे, तो सीधा इसे सवाल आता है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व न्याय परियोजना द्वारा। तो इसको भी याद रखेंगे, जारीकर्ता को निश्चित तौर पर याद रखेंगे जो भी सूचकांक आप पढ़ेंगे। और भारत की जो रैंकिंग है इसमें कितना है? 70th रैंकिंग है, 79th रैंक है पर भारत है।
तो 79 स्थान पे भारत है, इसको याद रखेंगे। 79वां स्थान पे भारत है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टेविक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृति किया है? तो असम के लिए, तो इसको याद रखेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टेविक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृति प्रदान किया है? तो असम। अब यहाँ देखें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप लोगों को पीछे की वीडियो में आप इसको जरूर पढ़े। यूपीएससी 3-4 बार सवाल पूछा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। आप पढ़े कि केवल एशियाई देश ही इसमें शामिल है कि कोई और देश शामिल है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। पीछे की वीडियो में इस पर एक्सप्लेनेशन किया गया है, लेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सीनबेक्स 2024 के 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में हुआ? तो सिंगापुर। आप सीधे याद रखेंगे सीनबेक्स के बीच में सिंगापुर में इस बार हुआ था। और ये अभ्यास द्विपक्षीय अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है। सीनबेक्स भारत और सिंगापुर, इसको याद रखेंगे। सीनबेक्स किसके बीच होता है? सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। चलिए आगे देखते हैं। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो आप देखेंगे यहाँ मारिया कोरिना मचाडो और दूसरा नाम है एडमांडो गोंजालेज उरुतिया। तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि सखारोव पुरस्कार जो है 2024 का किसे दिया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरुतिया, इसको याद रखें। अब सखारोव पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो सखारोव पुरस्कार कौन देता है? तो आप याद रखेंगे जो यूरोपीय यूनियन की संसद है उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में। सखारोव पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? इसको याद रखेंगे। सखारोव पुरस्कार की स्थापना 1988 में किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। सखारोव पुरस्कार की स्थापना 1988 में किया गया था। और वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पूरे दुनिया के अंदर उल्लेखनीय कार्य करते हैं। तो इसको भी याद रखें। इसको देता कौन है सखारोव पुरस्कार के? तो यूरोपीय यूनियन की जो संसद है उसके द्वारा दिया जाता है। मारिया कोरिना चमांडो और एडमांडो गोंजालेज उरुतिया को यह दिया गया है, इसको याद रखें 24 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है? तो बाला देवी, इसको याद रखेंगे। बाला देवी जो है 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रेचल गुप्ता, इनका नाम है। रेचल गुप्ता जी जो है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता गया, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा जो है 10 लाख से बढ़ा के कितना किया गया? तो 20 लाख। अभी क्या यहाँ से सवाल आ सकता है, क्योंकि बीपीएससी उस सारे ऑपरेशनल स्कीम के बारे में पूछती है। फिर आईएएस जो अभी भी संचालित हो रहा है और पहले से चल रहा है। तो देखें कि जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम है, मुद्रा स्कीम जो है वो 8 अप्रैल 2015 से संचालित है। 8 अप्रैल 2015 से संचालित है, इसको याद रखेंगे। जो मुद्रा स्कीम है कब से दिया जा रहा है? 8 अप्रैल 2015 से दिया जा रहा है। और ये क्या करता है कि जो एमएसएमई होता है ना, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेस होता है, कंपनी होता है, उसको बिना कोलेटरल के यानी कि बिना गारंटी को ऋण प्रदान करता है। तो इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। बिना गारंटी को यानी कि जो भी छोटा सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग है, उसको बिना वारंटी के ऋण प्रदान करता है, तो इसको याद रखेंगे। यानी कि कोलेटरल उसको देना नहीं होता, ऋण लेने के लिए कुछ ना कुछ देना होता है। तो इस तरह का कोलेटरल की जरूरत एमएसएमई को नहीं होता है, तो इसको याद रखेंगे। और देखें कि इसमें रीफाइनेंस कौन करता है? तो देखें कि उसी के नाम पे मुद्रा बैंक भी बनाया गया है। मुद्रा बैंक का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो इसी के द्वारा क्या कहता है कि ऋण फाइनेंस किया जाता है, रीफाइनेंस किया जाता है ऋणों का। चलिए इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि जो मुद्रा योजना था इस 3 प्रकार के ऋण देता है। शिशु ऋण देता है 50,000 तक, किशोर ऋण देता है 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण ऋण जो होता है 5 लाख से 10 लाख दिया जाता है। तो इसी में अब तरुण प्लस किया गया है, एक नया जोड़ा गया है और 10 लाख की सीमा को बढ़ा के यानी कि तरुण प्लस जो है 10 लाख से 20 लाख तक दिया जाएगा। तो इसे याद रखेंगे। मुद्रा योजना कब शुरू हुआ था? अप्रैल 2015 में। इसको पूरा याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो न्यूजीलैंड, इसको याद रखेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है, वीमेंस वर्ल्ड कप जीता गया किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर रहाटकर बनी है। तो विजया किशोर रहाटकर बनी, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी राष्ट्रीय मानवाधिकार
सॉरी फ़ोन आ गया था। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो भी एक प्रकार के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसी प्रकार की संस्था है, और ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग जो है महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करता है। तो जिस तरीक़ा से मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक प्रकार का वैधानिक निकाय है। इसको याद रखेंगे। वैधानिक निकाय का मतलब है कि एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है। और राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना हुई, इसको याद रखेंगे। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था। 1992 याद रखेंगे, 1992 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल जी जीते हैं। निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे कि 717 नंबर क्वेश्चन है कि हाल में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौता किया है? तो यूएई के द्वारा जो है आईएमएफ के साथ समझौता किया गया है। तो आईएमएफ के बारे में देखते हैं। काफ़ी आईएमएफ जो है चर्चित बॉडी है पूरे दुनिया के अंदर। यूपीएससी बीपीएससी खूब सवाल पूछते हैं। तो आईएमएफ की स्थापना कब होती है? याद रखेंगे 27 दिसंबर 1945, इसको याद रखेंगे। 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर आईएमएफ का कहाँ है? जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है उसके हेड क्वार्टर कहाँ हुआ? तो वाशिंगटन डीसी में, इसको भी याद रखेंगे। वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके सदस्य देश कितने हैं अभी? तो 190 प्लस 100 सदस्य देश है। इसको 190 प्लस सदस्य देश है आईएमएफ का। और आईएमएफ द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया था उसको देखेंगे तो यूपीएससी अभी तक 10 बार पूछा है कि आईएमएफ का जो भी रिपोर्ट है उसको उस रिपोर्ट पर 10 बार सवाल आया है। तो आईएमएफ के रिपोर्ट को देखते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसको याद रखेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है इसका पहला महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। दूसरा देखेंगे कि ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक रिपोर्ट जारी होती है, ये भी ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करती है। कौन जारी करती है? ये भी आईएमएफ जारी करता है। तीसरा फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट एक जारी होता है। तो एक फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जारी होता है। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो है इनके द्वारा जारी किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या फिर कर्मयोगी सप्ताह। कर्मयोगी योजना के बारे में जानते हो कि सिविल सर्वेंट की कार्य की दक्षता बढ़ाने के लिए एक तरीका के कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम का संचालन किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग जो जारी हुआ है फीफा का मतलब फुटबॉल का, उसमें कैवें स्थान पे है? तो 127वें स्थान पे। तो फीफा रैंकिंग 2024 में भारत 127वें स्थान पर है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। हाल के घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार कितने आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा देगा? तो देखेंगे कि 80 वर्ष की जब उम्र हो जाएगी तो उसको अतिरिक्त अनुकंपा दिया जाएगा या अतिरिक्त पैसा उसको मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 24 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र में, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो 13 जोड़े गए हैं, इसको याद रखेंगे। ब्रिक्स में पहले ये 5 देशों का संगठन था। रसिया था, भारत था, चाइना था, साउथ अफ्रीका था, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे, और ब्राज़ील था। लेकिन अब इसमें की संख्या जो है बढ़ गई है। इसके संगठन में 13 नए सदस्य दोस्त भी जोड़े गए हैं, पार्टनर देश जुड़े हैं। तो इसको देखेंगे हम। ब्रिक्स मैंने पहले चर्चा की है तो यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कैमी है? तो 84 रैंकिंग है। भारत की कितना रैंकिंग है? 84 रैंकिंग है। अब जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है वो 2 संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, तो दोनों के बारे में अलग अलग पूछा जा सकता है। एक हेरिटेज फाउंडेशन है, तो हेरिटेज फाउंडेशन जो द्वारा जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी होता है उसमें भारत की रैंकिंग 131 है, इसको याद रखेंगे। जबकि ये वाला जो रैंकिंग दिया गया है ये फोस्टर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, उसका लिया गया ये। और साथ में देखेंगे कि दोनों ही रैंकिंग में सिंगापुर प्रथम स्थान पे थे, इसको केवल याद रखेंगे। सिंगापुर जो है दोनों ही आर्थिक स्वतंत्रता की जो सूचकांक रैंकिंग है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, उसमें सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत जो है जो फोस्टर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है उसमें 84वें स्थान पे है, जबकि हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है उसमें भारत 131वें स्थान पे थे, इसको याद रखेंगे। चलिए अगर आप देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश से को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो देखेंगे कि मिस्र को। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में डिटेल चर्चा पूर्व के वीडियो में की है, मलेरिया के बारे में डिटेल चर्चा की है, तो यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परीक्षा 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो सऊदी अरब। तो किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परीक्षा 2024 का कार्यक्रम का आयोजन किया था? सऊदी अरब, याद रखेंगे। सऊदी अरब में
प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया भारत के दूतावास में सऊदी अरब में। चलिए अगला प्रश्न है कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में किसने जीती है? तो कर्नाटक ने जीता है, कर्नाटक ने जीता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा के नायाब सिंह सैनी हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 8 जिलों को, इसको याद रखेंगे, ये सब सवाल नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया था? तो ये भुवनेश्वर में मनाया गया था, इसको याद रखेंगे, भुवनेश्वर में बनाया गया था, इसको भी याद रखेंगे। और 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी आए थे और उसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लीडरशिप समिट जो है 2024 की मेजबानी किसने किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी IIT गुवाहाटी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है उर्मिला चौधरी जी को, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर किया गया? 9 खेल को। तो 2026 की जो कॉमनवेल्थ गेम है उससे 9 खेल को बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? तो 105वां, इसको याद रखेंगे। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो आप BPSC की तैयारी जब भी करें, UPSC की तैयारी करें, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे आप, और क्योंकि ये रिपोर्ट मेंस इंटरव्यू सभी जगह काम आता है। अब भारत का जो GHI जो रैंक आती है, मतलब ये स्कोर है, वो 27.3 है, इसको याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि ये तो रैंकिंग तो पुराना हो गया और इस रिपोर्ट की काफ़ी महत्व है, तो ये पूछा जा सकता है कि जो भारत की जो GHI इंडेक्स है, मतलब कितना है, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना है? तो 27.3 है, 27.3, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न इसमें है कि जो भारत है उसको किस श्रेणी में रखा गया? तो सीरियस श्रेणी है, मतलब गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है। भारत को गंभीर भुखमरी का शिकार माना गया है। साथ में आप देखेंगे कि जो ये रिपोर्ट है कौन जारी करता है? तो एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और वेल्थ हंगर हिल्फे एक संस्था है, उसके द्वारा जारी होता है। तो वेल्थ हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा ये जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डारोन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसको याद रखेंगे क्योंकि नोबेल पुरस्कार से सवाल हमेशा आता है। तो डारोन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन, एम्स ए रॉबिन्सन को 2024 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में देखिए, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक है, उनका नाम क्या है? अल्फ्रेड नोबेल है, इनको आप जानते होंगे, डायनामाइट की खोज किए थे। तो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई है। कब किया गया था? 1902 में, इसको भी याद रखें, 1902 में। नोबेल पुरस्कार जो है 6 श्रेणी में दिया जाता है, 6 श्रेणी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, यानी गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी साइंस के जो अन्य स्ट्रीम है, नेचुरल साइंस है, उसमें दिया जाता है, इसको याद रखेंगे। और भारत की तरफ से अभी तक देखेंगे नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को मिला है, क्योंकि यहाँ से सवाल आ सकता है। BPSC में रविंद्रनाथ टैगोर है, CV रमन है, मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी है। इन लोगों को जो है भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी ये सब भारतीय नागरिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल जो है के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एस परमेश बने हैं, एस परमेश नाम है इनका। तो भारतीय तटरक्षक बल के एस परमेश बने हैं। अब इस भारतीय तटरक्षक बल पर मैं पूर्व के वीडियो में डिटेल अध्ययन क्या होता है यहाँ नहीं करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने हाल ही में किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो देखेंगे उड़ान योजना, उड़ान स्कीम के बारे में आप देख लेते हैं, क्योंकि उड़ान स्कीम पर जो है सवाल पूर्व में भी आया, आगे भी आएगा। तो उड़ान स्कीम का जो फुल फॉर्म था कि पूरे देश का आम नागरिक, और ये इसकी शुरुआत कब किया गया था? 2017 में इसकी शुरुआत किया गया था। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है, और ये हवाई परिवहन क्षेत्रों का विस्तार करना है, साथ में उसको प्राइस को कम करके जो इकोनॉमिक क्लास के जो लोग हैं उसको भी यहाँ मतलब हवाई जहाज यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसको याद रखेंगे। इसके तहत बहुत सारे जो है देखेंगे हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है, और उसमें एक हवाई अड्डा बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट है जिसका बेहतर संचालन किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कैमा जो है केंद्रीय उद्यम बना है। तो 14 आप देखेंगे CPU जो होता है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होता है, जो केंद्र सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी उपक्रम है, उसकी 3 श्रेणियां होता है। उस 3 श्रेणी में सबसे बड़ा जो श्रेणी है वो कौन सा है? महारत्न की श्रेणियां हैं। तो यहाँ से सवाल आ सकता है, महारत्न की श्रेणी से सवाल आने की संभावना रहती है कि महारत्न किसको दिया जाता है, चाहे
उसकी क्या ज़रूरत है, तो देखें कि अभी जो क्या है, एक न्यूज़ रखेंगे याद कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है वो 14वां महारत्न कंपनी बन गया है भारत सरकार का, इसको याद रखेंगे। महारत्न कंपनी बनने का कुछ शर्तें हैं, हम स्पीड में बोलेंगे, आप एक बार सुन लेंगे याद हो जाएगा, 2 बार सुनेंगे वीडियो को याद हो जाएगा। पहला शर्त है कि सबसे पहले नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि 3 वर्षों में औसतन वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ का होना चाहिए। तीसरा शर्त है कि 3 वर्षों में औसतन नेटवर्थ जो है उसका 15,000 करोड़ का होना चाहिए। और चौथा जो है कि औसत शुद्ध लाभ जो है 3 वर्षों में 5,000 करोड़ का होना चाहिए। और जिनको महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है उनको क्या होता है कि बहुत सारी स्वायत्तता प्रदान होती है, वो बिना सरकार की मंजूरी के 5,000 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं या फिर अपने नेटवर्थ का 15% तक निवेश कर सकते हैं, संयुक्त उपक्रम की स्थापना कर सकते हैं, साथ में जो स्ट्रेटेजिक अधिग्रहण होता है, रणनीतिक अधिग्रहण होता है, उसको भी करने में सक्षम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न है कि हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाई है, तो 76 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। 76 वर्ग किलोमीटर में हरमनप्रीत कौर ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाई है, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो प्लेयर ऑफ द मंथ वाला तो सवाल नहीं पूछा है, लेकिन याद रखेंगे कहाँ की खिलाड़ी है, तो उनका इंग्लैंड की खिलाड़ी है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा, तो किया है, तो रूस के द्वारा किया गया, इसको याद रखेंगे। रूस द्वारा जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया है। ब्रिक्स के बारे में पहले चर्चा की है, तो यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डों को उद्घाटन किया गया, तो सहारनपुर, इसको याद रखेंगे। तो उड़ान योजना के बारे में आप जान ही गए होंगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है, तो संजय सूर्या जी को बनाया गया, संजय सूर्या जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज गैरी रूबकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है, तो माइक्रो आरएनए के लिए, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है, तो विक्टर एम्ब्रोज इनको याद रखेंगे, और गैरी रूबकुन को दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे, इनको दिया गया है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो हरियाणा है। तो क्या किया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हरियाणा। आरक्षण की व्यवस्था आप देखते हैं 16(4) के तहत होती है। अनुच्छेद के 16(4) के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण की प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है, तो असम सरकार, इसको याद रखेंगे। निजुत मोइना कौन शुरू किया, असम सरकार शुरू किया। किसी दूसरे राज्य की योजना के बारे में डिटेल नहीं पूछा जाता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है, तो उसके बारे में बस इतना पता रखें कि वो योजना का नाम क्या है और किस राज्य का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है, तो मनामा में। तो भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है, तो मनामा में, सो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो L&T शिपयार्ड द्वारा किया गया है। L&T शिपयार्ड, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का जो शिपयार्ड है उसके द्वारा भारतीय नौसेना के लिए समर्थक जहाज को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड, इसको याद रखेंगे। एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुरप्रीत पाल सिंह को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। तो ये आज का वीडियो था, फिर आप सभी के समक्ष अगले वीडियो के साथ हम प्रस्तुत होंगे। और आप लोग तैयारी करते रहें। निश्चित तौर पर कभी कभी उच्चारण में दिक्कत होती है, कहीं कहीं ऐसा शब्द होता है जिसको हम लोग उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत होती है हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो आप उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और आप इस वीडियो को देखकर 3 बार 4 बार सुने, निश्चित तौर पर एग्जाम में ये काम आएगा और आप पास करेंगे। तो ये करंट अफेयर के लिए बेहतर तैयारी होगा आप लोगों के लिए कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।